हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इंजॉय करें होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, जैसा कि आपको पता ही है कि नया सिलसिला नॉवल शुरू हुआ है उग यू आर माइन की एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं उगर यू आर माइन की एपिसोड 2 की तरफ। ये सरासर झूठ है। आप भी जानते हैं और मैं भी कि आपको हमेशा से ही मुझ जैसी बदतमीज लड़की से नफरत थी, इसलिए अब आपको ये मोहब्बत का ढोंग रचाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र हैं मिस्टर असफन। अगर मैं आपकी ज़िंदगी से चली भी गई तो ये ऐशो इशरत और ये आसाइशें आपसे वापस नहीं ली जाएंगी। मैं बाबा से खुद बात करूँगी, इसलिए आप इन आसाइशों के लिए मुझसे या खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। रामीन ने उसके जज्बों को पल में ही खाक में मिला दिया था। थूकता हूँ मैं इन आसाइशों पर, जिनके साथ अगर इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत और सुकून ही नापैद हो जाए तो इन आसाइशों का इंसान ने क्या करना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब मैंने अंकल के बेहद इसरार पर कबूल किया है, वरना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी ये गंवारा नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब अपनी बेटी को दिया है, ना कि मुझे। जब ही मैं खामोश हो रहा। पहले मैंने बहुत शोर मचाया कि आपकी बेटी अगले चंद दिनों में मेरी बीवी होगी, इसलिए आगे से मीनू का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। आप ये एहसानात मत करें। बल्कि मैंने तो मामा और अंकल के सामने ये शर्त भी रखी थी कि अगर वो बज़िद हैं कि मैं आपको कबूल करूं, तो मैं अपनी इस मामूली जॉब और घर के साथ ही आपको अपनाऊंगा, क्योंकि ये सब मुझे गवारा नहीं है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी ही चलाई और ये कहा कि असफी, तुमसे पहले रामीन ने ये शर्त रखी थी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तो अपनी तमाम तरह आसाइशों के साथ, जो आपको पता था फ़िलहाल मैं नहीं दे सकता। जब भी आपने ये डिमांड की और अंकल ने मेरी ये शर्त, आपकी शर्त को फौकियत देते हुए ये सब किया। ठीक कहा आपने। मुझे आपसे नफ़रत है और आप हैं ही इसी काबिल कि आपसे नफ़रत की जाए, क्योंकि जिस लड़की को एक अय्याश की मोहब्बत तो नज़र आ सकती है, लेकिन एक हलाल रिश्ते की मोहब्बत को वो झुठला दे तो वो नफ़रत के लायक ही है। मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन 1 साल में मेरे साथ इस रिश्ते के होते हुए आप इस शख्स को बिल्कुल भूल जाएं। मैं आपसे दूर रहूँगा जब तक आप उस शख्स से दूर रहेंगी, उसका नाम भी मेरे सामने नहीं लेंगी और ना ही उससे मिलेंगी। हाँ, जिस दिन आप इन दोनों बातों से पीछे हटी तो फिर ज़िम्मेदार भी आप खुद ही होंगी। उस रोज़ हमारे दरमियान कायम करदा तमाम फासले मिट जाएंगे और मैं ये भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट या शराइत तय पाई हैं। पहली बार असफी की आंखों में अजनबियत दर आई थी और वो दुरुस्त लहजे में कहता उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। नहीं मिलूंगी, बस आप मुझसे दूर रहिएगा। और हाँ, मुझे आपकी शर्त के बारे में कोई इल्म नहीं था। मुझे आपकी शर्त पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मीनू के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने असफी की शर्त भी बिना कोई एतराज़ उठाए कबूल कर ली थी। ठीक है, फिर आपकी इस शर्त को मान लेने के बाद मेरी भी कुछ शराइत हैं। असफी ने भी शायद उसका दिमाग पढ़ लिया था, जब ही सपाट से अंदाज में बोला था। कौन सी शराइत? रामीन ने तीखी निगाहों से उसे देखा। जाएं, चेंज कर लें, अभी तो बहुत सा वक्त है हमारे पास। बकौल आपके पूरे 1 साल का वक्त है, सो मैं भी वक्त आने पे आपसे अपनी शराइत कह दूँगा। असफी ने सोफे से अपना कोट उठाया और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी अपना लहंगा थामे नासमझी के अंदाज में उसे जाता देख रही थी। असफी चेंज करके लौटा तो नेवी ब्लू कलर के कुर्ते और शलवार में मलबूस भी वो उतना ही वजी लग रहा था जितना कुछ देर कबल अपनी शादी पर पहने हुए सूट में लग रहा था। घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया था। मीनू, जो सिंगार मेज के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी और पिन्स उतारती अब इस भारी दुपट्टे से खुद को आज़ाद कर चुकी थी, लैंप की रोशनी गुल होने पर सिर से उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो चेंज करके लौटी तो असफी आंखें मूंदे लेटा था।
چونکہ نومبر کا مہینہ چل رہا تھا، موسم خزاں کا دور دورہ تھا۔ دن کو موسم سرد نہیں ہوتا تھا، لیکن راتیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ اسی لیے اب اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں میں سے وارڈروب میں ہینگ کیا ہوا نیوی بلو کلر کا گرم سلیپنگ سوٹ سے تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ دبے قدم اٹھاتی، بیڈ سے تکیا اٹھائے ابھی صوفے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ اسفی کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جب ہمارے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے تو پھر اتنا بھروسہ تو رکھیں مجھ پر۔ ہاں، اگر بھروسہ ہی نہیں ہے پھر تو میں وہاں تک بھی آ سکتا ہوں۔ صوفہ ہمارے بیڈ روم کی حدود سے باہر تو نہیں ہے؟ اسفی کی گمبھیر آواز میں کی گئی گفتگو اسے پل میں ہی الجھا گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی آخر وہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے اور اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ خود اس کی شرائط کو مان بھی چکا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مینو سپاٹ سے انداز میں اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ یہی کہ جہاں سے تکیا اٹھایا ہے خاموشی سے وہیں واپس رکھ دیں اور پرسکون ہو کر سو جائیں، کیونکہ اسفی ایک بار جو کمٹمنٹ کر چکا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب تک آپ اپنی بات پر قائم رہیں گی کہ آپ اس شخص سے دور رہیں گی، میری شرائط کو مانیں گی اور جب تک اپنی رضامندی نہیں دیں گی تب تک میں بھی اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اب کہ اسفی نے آنکھیں کھولے صوفے کے پاس ساکت کھڑی مینو پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی تکیا اٹھائے الٹے قدم لوٹ گئی اور بیڈ پر تکیا پٹکتے ہی منہ پھلائے بیڈ کے کنارے پر اسفی کی جانب پشت کیے لیٹ چکی تھی، جبکہ اسفی نے کروٹ لی اور اس کے غصے کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ واہ مسز، سیم کلر کی ڈریسنگ کی ہے، اسفی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا، جبکہ اسفی کی بات پر مینو تو جیسے کرنٹ کھاتی اچھلی تھی۔ فوراً سے ہی اس نے کروٹ بدل کے اسفی کو دیکھا تھا اور اس کا جائزہ لینے کے بعد اب اس کی بات پر خجل سی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اس نے تو اسفی کو چینج کرنے کے بعد دیکھا ہی نہیں تھا اور اپنا ڈریس نکالتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، محض آپ کی خوش فہمیاں ہیں، مینو نے تپے ہوئے انداز میں کہا اور فوراً سے اپنی خجلت کو چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ اور ان خوش فہمیوں میں مبتلا کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اسفی بھی کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ اوف، آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں بیوی سے بھی عشق لڑانا چاہتے ہیں اور اپنی گرل فرینڈ سے بھی فلرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کسی ایک کے لیے بھی قابل بھروسہ نہیں رہتے۔ مینو نے اس کے نئے نئے سوالات پر زد ہوتے ہوئے کہا، ویسے آپ خود کو میری بیوی سمجھ رہی ہیں یا گرل فرینڈ؟ مجھے آپ کی بات میں کچھ ابہام لگا تو سوچا آپ سے ہی پوچھوں۔ آپ میرا یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیں گی؟ اسفی ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا اس کی پشت کو تکتے ہوئے اس سے سوال کرنا تھا۔ میں کون ہوں جاننے کا بہت ہی شوق ہے، تو پھر سنیے۔ میں وہ ہوں جو آپ کا سکون برباد کرنے آئی ہوں، مینو نے بھنا کر جواب دیا تھا، کیونکہ وہ خود کو نہ تو اس کی وائف تسلیم کر پائی تھی اور گرل فرینڈ تو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو ابھی تک اس انتظار میں ہوں کہ کب آپ میرا سکون برباد کرنے کا سوچیں گی، اسفی نے شوق لہجے میں کہا، جو مینو کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ انتہائی چھجورے قسم کے انسان ہیں آپ۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو بہتر ہوگا اپنی ان فضول باتوں سے پرہیز کریں اور مجھے سونے دیں۔ مینو لمحوں میں ہی اس کی گفتگو سے معنی اخذ کرتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، مرد اگر چھچورا نہ ہو تو شادی کے بعد اس قدر چھچور پن کا ہونا لازم ہے، ورنہ پھر بیویاں شک میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ شوہر نے یا تو دوسری شادی کر رکھی ہے یا اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اسفی اس کے نوازے گئے لقب پر ہنستے ہوئے اس ایک لفظ پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کر گیا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کا افیئر چل رہا ہے یا آپ نے شادی کر رکھی ہے۔ مینو نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ چلیں، یہ بات تو واضح ہوئی کہ آپ خود کو میری مسز تسلیم کرتی ہیں، جب ہی کہہ رہی ہیں کہ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ اب مجھے سکون کی نیند آئے گی۔ مسز اسفند شب بخیر، اسفی نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، جو مینو کا اطمینان غارت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسفی تو کروٹ بدلے آنکھیں موند گیا، لیکن مینو نے اس کی گوہر افشانیوں پر فوراً سے ہی کروٹ لی اور اس کی پشت پر نگاہ کرتی بس اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ سو جائیں اب، باقی صبح گھول لیجیے گا۔
वैसे भी अभी तो पूरा साल पड़ा है इस काम के लिए। असफी का रुख भले ही दूसरी जानिब था, लेकिन वो मीनू की निगाहों की हरारत अपने वजूद पर फौरन से महसूस कर गया था। जब ही लुकमा दिए बिना नहीं रह सका, जबकि मीनू एक बार फिर खजल होती मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए आंखें मूंद गई थी और पछता रही थी उस वक्त को कि उसने 1 साल की तवील मुद्दत क्यों तय की। कितनी पागल थी। वक्त तय किए बिना भी तो उससे छुटकारा पाया जा सकता था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी। ना चाहकर भी उसे इस शख्स को 1 साल तक झेलना था। सुबह होते ही सूरज की किरणें जो 4 सू फैल चुकी थीं, कमरे में लगे दबीज पर्दे उन किरणों की राह में रुकावट साबित हुए। इसलिए कमरा अभी भी नीम तारीकी में ही डूबा हुआ था। असफी की आंख खुली तो उसने अंगड़ाई लेते ही सामने वॉल क्लॉक पर निगाह की तो सुबह के 9 बज रहे थे। घड़ी से निगाह हटाते ही असफी ने बेड के एक दूसरे किनारे पर निगाह की तो रामीन अभी भी गहरी नींद में थी। उसकी जुल्फें, जिन्हें रात लपेटने से कबल बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया था, अब उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थीं, जबकि रुख पे भी कुछ आवारा लटें गिरी हुई थीं। जब ये निगाहों का जाविया बदलता, पल में ही वो वहाँ से उठ गया था। मीनू, उठें, सुबह हो चुकी है, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। वो फ्रेश होकर लौटा तो वो तब भी यूं ही बेखबर सो रही थी। जब असफी ने उसके करीब खड़े उसे पुकारा, सोने देना, क्या है? वो नींद में ये अंदाज़ा तो नहीं कर पाई कि कौन उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने उठाए जाने पर झंझलाहट का शिकार ज़रूर हुई थी। मिसेस असफन, सुबह हो चुकी है। खुद अपने पैरों पर चलकर नाश्ते की मेज़ तक जाएंगी या फिर मैं बाहों में उठाकर ले जाऊं? असफी ने अपनी बात की सुनवाई ना होने पर अब की बात और लहजे दोनों ही बदल डाले और कामयाबी का सहरा अपने सर कर लिया, क्योंकि रामीन इस बात पर जितनी भी गहरी नींद में थी, हड़बड़ा कर फौरन से ही उठ बैठी थी। क्या बदतमीजी है ये! रामीन ने नींद से चूर आंखों को बमुश्किल खोलते हुए असफी पे एक घूरी डाली। वैसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है आपको कि सुबह उठकर अपने मजाजी खुदा पर सलामती भेजी जाती है। गुड मॉर्निंग कहा जाता है ताकि बीवी की सलामती भरे जुमले सुनकर और उसकी सुबह की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसका दिन भरपूर अंदाज में गुजर सके। लेकिन यहाँ तो मिसेस असफंद अपनी ज़बान की 2 धारी तलवार इस्तेमाल करके मुझे काट खाने को तैयार हैं। आप पे बहुत काम करना होगा मुझे, तब जाकर आप में मैनर्स और एटिकेट्स आएंगे कि अपने शौहर से किस तरह पेश आया जाता है। असफी तो मीनू के बेदार होते ही फिर से शुरू हो चुका था। सुबह सुबह मीनू का मूड तो ख़राब हुआ ही था, लेकिन जवाबी कार्रवाई की बजाय वो गुस्से में कंफर्टर उतार कर परे दही फेंकती, पाँव में जूता ओढ़ से गुस्से से तेज तेज कदम उठाती वॉशरूम की जाने बढ़ गई। जहरीली मिर्ची! असफी ने पीछे से हाँक लगाई तो वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी मीनू के कदम वहीं रुके थे। बाबा नाश्ता लेकर आएंगे, एक बार आने दें उन्हें, सब बताऊंगी कि आप अपनी वाइफ के लिए किस किस्म के नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मीनू ने मुड़कर उसकी जानिब देखा और वार्निंग देते लहजे में बोली, अपनी वाइफ के लिए? मतलब आप मानती हैं? बस मुझे यही सुनना था। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। असफी ने सुबह सुबह फिर से उसका खून जलाना शुरू कर दिया था। ये बात मीनू के तासुरात से वाज़ेह थी, जो पैर पटकती वॉशरूम में जा चुकी थी। वो फ्रेश होकर निकली तो असफी जो सामने सोफे पर ही बैठा था, उसे नज़रअंदाज करती तेज़ी से बाहर जाने को थी, जब असफी की बात पर एक बार फिर उसके कदम जहाँ थे वहीं जम गए। जो हरकतें आप कर रही हैं, इसके बाद कभी भी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगी। 1 साल तो क्या, फिर पूरी ज़िंदगी मुझसे छुटकारा नहीं हासिल कर पाएंगी। असफी ने वैसे ही टांग पर टांग चढ़ाए इत्मीनान से बैठे हुए उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या मतलब है आपका? आपने खुद मुझसे बात की थी और हामी भरी थी कि 1 साल बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बल्कि सच कहूँ तो अब आपकी बातों से मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। सो मिस्टर असफन, अब एक एग्रीमेंट तैयार करवाएं, जिस पर वाज़ेह तौर पर दर्ज होगा कि 1 साल बाद आप मुझे डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि ये तो पहले से तय है, हम दोनों की मंजिलें जुदा हैं। मीनू, जिसने अभी दरवाज़ा खोला ही था, उसको वापस बंद करती असफी की तरफ पलटी थी और बड़े सुकून से अपनी बात कहती पहली बार वो असफी का सुकून बर्बाद करने में कामयाब हो गई थी। डिवोर्स की बात ना तो हमारे दरमियान हुई थी, ना आप ऐसा कोई मुतालबा करेंगी, ना ही मैं आपको डिवोर्स दूंगा। तो इस घटिया सोच को जहन से निकाल दें। एग्रीमेंट तैयार करवाऊंगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी का।
आप से दूर रहूँगा इसमें आपकी ये शर्त दर्ज होगी, लेकिन साथ अब मेरी भी कुछ शराइत होंगी। अब से मेरे तमाम काम आपको खुद करने होंगे, बिल्कुल एक अच्छी बीवी की तरह। कुछ भी मुझसे पूछे बगैर नहीं करेंगी और जो मैं आपको कहूँगा बिना सवाल जवाब किए आपको करना होगा। असफी उसकी बात पर मुस्तरब सा अपनी नशिस्त छोड़े वहाँ से उठकर उसके करीब चला आया था और मीनू की एक शर्त के बदले अपनी कई शराइत उसके सामने रख दी थी। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी सारी शराइत चुपचाप मान लूँगी? मीनू ने अपनी अज़ली नखरीली तबीयत के बाइस उसकी बातों को खातिर में ना लाते हुए इस सहजाई अंदाज से मुस्कुराते हुए सवाल दागा। बिल्कुल, जैसे आपको लगा कि आप मेरी मनकोहा हैं, फिर भी मुझे खुद को आपसे दूर रखना चाहिए। हालांकि बहुत गलत बात है। तो चलें ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, ये सारी शराइत ख़त्म कर देते हैं। असफी ने उसे कलाई से पकड़े एक झटके में ही खुद से करीब तक करते हुए सरगोशी की, जिस पर मीनू का सारा एतमाद पल में ही हवा हुआ गया। ठीक है, मुझे आपकी सारी शराइत मंजूर हैं। वो असफी की इस हरकत पर सटपटा गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके सीने पर हथेलियाँ जमाए फासला बढ़ाते हुए उसके सामने सरेंडर करते ही उसकी शराइत को भी नाचार कबूल कर गई थी। गुड गर्ल, आपसे इसी समझदारी की तवक्को थी मुझे। चलें अब चलते हैं, सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे होंगे। मीनू के जवाब के बाद असफी का इत्मीनान फिर से लौट आया था। जब भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उससे हमअतन गोश था। मीनू अंदर ही अंदर कुड़ती हुई खामोशी से सर झुकाए उसके हमकदम रूम से बाहर की सिमत कदम बढ़ा गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड जो नोक झोंक से भरपूर थी? तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम इसकी नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।